आदाब नाजरीन, बहुत इस्तकबाल है आपका बिग बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पिछले कुछ दिनों से मुल्क में जहरीले और मुतनाज़ा बयानों की झड़ी सी लगी हुई है। मरकज में मोदी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद मुतनाज़ा बयानात का जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसे यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जैसे तक़वियत मिल गई है। कभी 3 तलाक के मामले पर बयानात आते हैं और कभी वंदे मातरम और सूर्य नमस्कार को लेकर। अभी एंटी रोमियो स्क्वाड पर प्रशांत भूषण के बयान पर हंगामा बरपा ही था कि इस बीच अब बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्राची ने फिर मुतनाज़े बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने से यूपी दूसरा पाकिस्तान बनने से बच गया। जाहिर सी बात है कि इस तरह के बयानात से कई तरह के सवालात उठते हैं। इस तरह के बयान से समाजी ताने बाने को बड़ा नुकसान पहुंचता है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि इस तरह के जहरीले और मुतनाज़ा बयानात पर आखिर लगाम क्यों नहीं लगाई जाती, या इस तरह के जहरीले बयानात पर पाबंदी क्यों नहीं लगती है। इन तमाम सवालों को टटोलने की कोशिश करेंगे, इसका हल ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक तफसीली रिपोर्ट आप देखिए। अब उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बनने से बच गया। अब उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बनने से बच गया। अब उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बनने से बच गया। पिछले कुछ दिनों से मुल्क में जहरीले और मुतनाज़ा बयानों की झड़ी लगी हुई है। मरकज में मोदी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद मुतनाज़ा बयानात का जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जैसे तक़वियत सी मिल गई है। कभी 3 तलाक के मामले पर बयानात आते हैं और कभी वंदे मातरम और सूर्य नमस्कार को लेकर। अभी एंटी रोमियो स्क्वाड पर प्रशांत भूषण के बयान पर हंगामा बरपा ही था कि इस बीच अब अपने मुतनाज़ा बयान से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्राची ने फिर मुतनाज़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने से उत्तर प्रदेश दूसरा पाकिस्तान बनने से बच गया है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी साध्वी ने कहा था कि योगा की मुखालफत करने वाले लोग मुल्क छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं। योगी जी ने सत्ता संभाली है, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, और मैं समझती हूँ कि अब उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बनने से बच गया। साध्वी के इस बयान पर सियासी गलियारों से मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। सीपीआई लीडर डी राजा ने साध्वी प्राची के मुतनाज़ा बयान पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडरान हमेशा नफरत की सियासत करते हैं। This is also another form of hate speech being made by BJP leaders, and it is known to everybody, and they should realize now they are in power in Uttar Pradesh. Mr. Yogi has become the chief minister, and he must concentrate on the development agenda which they promised. Even they promised the waiver of loans to farmers. They are not taking any step in this regard. लोकसभा इंतखाबात के बाद साध्वी प्राची मुतनाज़ा बयानात के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, और खासकर वो एक मखसूस तबके को निशाना बनाती हैं। कुछ माह कबल बीजेपी रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्राची ने मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा था कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकालने का वक्त आ गया है। प्राची ने कहा कि मुल्क को कांग्रेस से पाक करने का मिशन मुकम्मल हो चुका है और अब मुसलमानों से भी पाक करने का वक्त आ गया है। साध्वी प्राची के इस मुतनाज़ा बयान पर सियासी लीडरान से लेकर आम आदमी तक ने नाराजगी का इजहार किया था। सवाल यह है कि माजी में जब बीजेपी के कुछ सीनियर रहनुमाओं ने उन मुसलमानों को निशाना बनाया जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते, या गौकशी के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया, तो तज्जिया निगारों का ये मशवरा था कि वजीर आजम को मामले में दखल देते हुए वाज़ेह पैगाम देना चाहिए कि इस तरह के बयानात से गुरेज किया जाए और कोई इश्तिआल अंगेज बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर आजम ने कहा था कि हिंदुस्तान में हर मजहब के मानने वालों को बराबर हुकूक हासिल हैं, लेकिन जहरीले बयानात का सिलसिला जारी है और अब तक किसी रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की गई है। तो सवाल यही उठता है कि लगातार जहरीले और मुतनाज़ा बयानात मुल्क में एक तरह से इसकी झड़ी सी लगी हुई है।
इन बयानात पर लगाम क्यों नहीं लग रही है, या इस तरह के बयानात पर आखिर पाबंदी क्यों नहीं लग रही है? आज पूरे इसी इशू पर बात करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे हम तारुफ करा दें। हमारे साथ अभय दुबे जी नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिला सिंह साहिबा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप बीजेपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, नोएडा से, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा JK बेनीवाल साहब, आप धर्मगुरु हैं, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। अब्दुल हफीज गांधी साहब समाजवादी पार्टी लीडर हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इसके अलावा तनवीर अहमद साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं, आप बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने पांचों खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में बहुत खैर मकदम करते हैं। शुरुआत अनिला सिंह साहिबा आपसे ही करना चाहेंगे कि जिस तरह की बयानबाजी 3 साल पहले शुरू हुई थी और उसके बाद जिस तरह के बयानात एक तरह से आ रहे हैं, कैसे आप सबसे पहले देखेंगे? और अभी हालिया दिनों जो साध्वी प्राची का बयान आया है, कैसे आप इन मुतनाज़ा बयानात को कैसे आप देखती हैं? अनिला सिंह साहिबा। जी देखिए, ऐसा है कि साध्वी प्राची जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है। मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते बैठी हुई हूँ और पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठी हुई हैं। परंतु जो साध्वी हैं वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता भी नहीं है, तो इस कारणवश उन्होंने क्या कहा है उस पर मैं बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगी कि उत्तर प्रदेश के मसले में अगर कोई ये कहता है कि हाँ ये पाकिस्तान बनने से बच गया क्योंकि योगी जी जो है यहाँ मुख्यमंत्री बनकर आ गए हैं, तो उस पर मैं केवल इतना कहना चाहूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश जो है बद से बदतर होता चला जा रहा था। योगी जी जब मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में आए हैं, तब से उत्तर प्रदेश की जनता को एक नई आशा, एक नई आस लग गई है कि हाँ उत्तर प्रदेश जो है अब एक बेहतर प्रदेश हो जाएगा। परंतु उसके साथ साथ केवल मैं यहाँ पे ये जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस देश की और इस उत्तर प्रदेश के नागरिक और यहाँ पे यहीं पर रहती भी हूँ, रिहाइश भी मेरी उत्तर प्रदेश की है, ये जानती हूँ कि पूरे भारतवर्ष में इतना किसी में भी दम नहीं है भारतवर्ष के किसी भी टुकड़े को वो पाकिस्तान बना दे। यानी आप इस बयान को एक तरह से सही मानती हैं? अगर पार्टी से हटकर भी आपने बयान दिया तो साध्वी प्राची का जो बयान है इसे आप एक तरह से सही मानती हैं? नहीं, मैं ये कह रही हूं कि पूरे भारतवर्ष में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि भारतवर्ष को पाकिस्तान बना दे। ये हमारा लोकतांत्रिक देश है, अधिकार जरूर हमने दिए हुए हैं अपनी मन की बात कहने के लिए, परंतु इतना यहाँ पे छूट किसी को भी नहीं है कि भारतवर्ष को पाकिस्तान बना दे। तो मैं एक तरीके से इस बात को मजबूती से कह रही हूँ कि भारतवर्ष जो है, चाहे जितने भी हमारे मतभेद हों, परंतु जब भारत माता का विषय आता है तो हम सब एक होकर खड़े हो जाते हैं। हाँ, जहां तक उत्तर प्रदेश का विषय है, हम जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हो रही थी, जो कि अब नहीं होगी। सबका साथ और सबका विकास होगा, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी का मिशन और विजन है, और वही हम साथ लेकर आगे चलेंगे, क्योंकि विकास के रास्ते पर चलना है। यहाँ पर अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करनी है। ठीक है। अभय दुबे जी, कितने सहमत हैं इस बयान से आप? देखिए अबू जी, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। ये भारतीय जनता पार्टी के वजीर आजम हो या योगी जी हो, ये कई सारे भारतीय जनता पार्टी अपने मुखौटों को आगे करके जो उनको लगता है कि उनके राजनीतिक दृष्टिकोण से मुफीद बयानात हैं, वो कहती है कि आप लोग दीजिए। कभी कहते हैं कि प्राची साध्वी से इनका सरोकार नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी अगर बयान दे देते हैं तो वो कहते हैं कि इनका व्यक्तिगत बयान है। मगर मैं कुछ बुनियादी सवाल भारतीय जनता पार्टी से आज पूछना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, अब सरफेस पे क्या इश्यूज हैं? सबसे पहला फ्लोट किया इन्होंने कि देखिए योगी जी ने आते ही बूचड़ खाने बंद करा दिए, मांस की दुकान बंद करा दी। मैं सीधा सा सवाल एक उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ,
यहां आपने मीट की दुकान और स्लॉटर हाउस बंद कराएं। चीफ मिनिस्टर साहब, ये सारे के सारे गवर्न होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1959। आप जानते हैं इन सारे स्थानों पर महापौर आपके हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोकल अथॉरिटी की है। अगर इलीगल स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, मांस की दुकान चल रही है, तो ये उनके संरक्षण में चल रही है। क्या उन पर एक्शन लिया? लखनऊ के महापौर को तो आपने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। एक बात। दूसरी बड़ी बात यह है, मुझको आश्चर्य होता है कि योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का एक एक गेहूं का दाना खरीदूंगा। अरे 283 लाख टन उत्पादित होता है, 32% देश के कुल उत्पादन का। योगी जी, पूरे देश में मोदी सरकार उतना नहीं खरीद रही है। कहां आप थोड़ी सी जानकारी तो कम से कम एकत्रित कीजिए। आपने पुलिस एंटी रोमियो की बात की। हाँ, मैं मानता हूं कि ना आपने शेक्सपियर को पढ़ा होगा ना अमित शाह साहब ने पढ़ा होगा, नहीं तो ये एंटी रोमियो जैसे वर्ड को क्वाइन नहीं करते। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि बात तब होती जब आप कहते कि पुलिस रिफॉर्म्स को हम लागू कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और जो मॉडल एक्ट है कि पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाइए। बिल्कुल, लेकिन अभय दुबे जी यहां पर सोचने वाली, अभय दुबे जी स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, अभय दुबे जी यहां पर सवाल ये उठता है कि साध्वी प्राची का जो बयान है, अगर उसे आप देखिए, उनके कहने का मतलब यह है कि अगर बीजेपी के अलावा कोई दूसरी हुकूमत आती तो यूपी पाकिस्तान बन जाता। मैं मुझको आश्चर्य होता है। मुझे ये बताइए आप, मैं बीते 3 साल से एक चीज की बधाई तो प्रधानमंत्री जी को दूंगा और वो उनका हक बनता है। पूरे देश में चाहे बीफ को लेकर हल्ला करते हो, लेकिन खास करके बफेलो मीट, भैंस का मांस, पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर हिंदुस्तान को पहुंचा दिया। और जिस पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात करते थे अनिला जी प्रधानमंत्री साहब, उनको 6000 मेट्रिक टन मीट परोसा गया है। 13,14,000 मेट्रिक टन बफेलो के मीट का सप्लाई किया है। तो ये मुखौटा लगाना बंद कीजिए, कम से कम देश की तरक्की के प्रशस्त मार्ग पर आगे बढ़ सके ऐसी बात करिए, नहीं तो ये जो प्रचंड जीत है इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी देश के नागरिकों के मन से। ठीक है, अब्दुल हफीज गांधी जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि ये सवाल आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से साध्वी प्राची का बयान आया कि अगर योगी आदित्यनाथ या बीजेपी की सरकार यूपी में नहीं बनती तो यूपी दूसरा पाकिस्तान बन जाता, क्या वाकई में समाजवादी पार्टी के इख्तिदार में, या फिर अगर बीएसपी आती या कांग्रेस से इख्तिदार में आते, तो वाकई में यूपी के हालात इतने ज्यादा खराब थे कि दूसरा पाकिस्तान बनने की नौबत आ गई थी? देखिए हुरैरा जी, पहले तो मैं अनिला जी की बात का जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि प्राची जी इनकी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी इनकी पार्टी के सदस्य हैं, अमित शाह जी इनकी पार्टी के सदस्य हैं, योगी जी इनकी पार्टी के सदस्य हैं, गिरिराज इनकी पार्टी के सदस्य हैं, साक्षी महाराज इनकी पार्टी के सदस्य हैं, और इनके पिछले सालों के बयानात आप उठाकर देख लीजिए किस तरह से समाज को बांटने के बयानात इन लोगों ने दिए हैं। हम 4, हमारे 40 इस तरह के बयानात। और यहाँ के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, जो वंदे मातरम नहीं कहेगा वो उसे देश में रहने का अधिकार नहीं है, और भी इस तरह के कि कब्रिस्तान से निकालकर औरतों के रेप करने की बात कौन करते हैं। तो मैं समझता हूं कि अनिला जी को इतना ज्ञान होना चाहिए कि इनका शीर्ष जो नेतृत्व है वो किस तरह के बयान देता है, वो समाज को बांटने के किस तरह से बयान देता है, उन पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। और यदि अनिला जी कहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक सशक्त सरकार आई है, तो मैं उस सशक्त सरकार से कहना चाहूँगा कि कानून अपना राज करे। योगी जी का राज नहीं चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, कानून का राज चल रहा है, और प्राची जैसे लोगों को सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अगर उन्होंने इस तरह बयान दिए हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान बनने से रोका, इसका क्या मतलब है? देखिए, पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि धर्म के नाम पर बना है, यानी कि वहाँ पर धार्मिक चीज़ें हैं और धार्मिक नाम पर वो देश बना है। हमने जब अपना देश बना रहे थे, हम अपना संविधान बना रहे थे, उस संविधान में कौन लोग थे? हमारे हिंदू समाज के लोग सबसे ज़्यादा थे, और इसी समाज के लोगों ने फैसला किया कि हम भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाएंगे, एक सेकुलर देश बनाएंगे। तो मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ उस वक्त
के जो लोग थे, जो हमारी संविधान सभा में थे, जिन्होंने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाने की बात कही, उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं कही। और जो ये बात बार बार होती है कि पाकिस्तान बनने से हम रोक रहे हैं, पाकिस्तान बनने से रोक रहे हैं, यानी कि धार्मिक स्टेट बनने से हम रोक रहे हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि हिंदुस्तान को एक धार्मिक प्रदेश या देश बनने से रोक रही है? भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र की तरह घोषित किया जाए। ये हमारे संविधान के खिलाफ है, ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ है, ये हमारे उस संविधान सभा के सभी लोगों की मंशा के खिलाफ है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2014 का इलेक्शन लड़ी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का इलेक्शन लड़ी, कब्रिस्तान के नाम पर, शमशान घाट के नाम पर, कसाब के नाम पर जिस तरह से इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, पूरा समाज को बांटने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ये काम करती आई है। आज आप देखिए कि किस तरह से दोहरे मापदंड है भारतीय जनता पार्टी के। इनके प्रधानमंत्री से लेकर इनके छोटे नेता धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं और वोट लेने का काम करते हैं। मैं कहता हूं कि सच्ची तरह से अगर अपीजमेंट करता है, अगर सही तरह से कोई अपीजमेंट पॉलिटिक्स करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। और ये आप देखिए कि किस तरह से ग्रांड हिंदू सोशल अलायंस बनाने की बात उत्तर प्रदेश के अंदर की जाती है और इन्होंने बनाया है कि किस तरह से वोट का ध्रुवीकरण इन लोगों ने, इनके प्रधानमंत्री से लेकर उनके छोटे भैया नेता हैं, उन सब ने धार्मिक ध्रुवीकरण किया और उसके नाम पर इन्होंने वोट लिए। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश को बांटना चाहते हैं, हम इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहते हैं। और इसलिए मैं आपके टीवी के जरिए से यह अपील करता हूं कि अगर योगी जी वाकई कानून का राज उत्तर प्रदेश के अंदर चलाते हैं तो साध्वी जैसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम इस देश को बंटने नहीं देना चाहते। हम इस देश को वाकई पाकिस्तान यानी कि धार्मिक प्रदेश या देश नहीं बनने देना चाहते। हम चाहते हैं कि भारत सेकुलर देश रहे, धर्मनिरपेक्ष देश रहे, वो भारत जिसका हमने सपना स्वतंत्रता आंदोलन में देखा था। अनिला सिंह साहब, इस पर आपका रिएक्शन चाहिए, जहां पर हमें सभी तरह की अनिला सिंह साहब, इस पर आपका रिएक्शन। फिर तनवीर साहब के पास भी जाना और बेनीवाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिला सिंह साहिबा। जी बिल्कुल, अब्दुल हाफिज साहब की बात सुनकर मुझे वाकई में अपनी हंसी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इनको ये भूल गए थे कि शायद ये पैनल पे बैठे हुए हैं, किसी राजनीतिक मंच पर खड़े होकर भाषण नहीं दे रहे हैं। चुनाव हो चुका है, होश में आ जाए। समाजवादी पार्टी को दरवाजा दिखा दिया है उत्तर प्रदेश की जनता ने। और जहां होश में आ जाए वरना बीजेपी की सरकार होश ठिकाने कर दिए जाएंगे। तो इनको पता होना चाहिए हमें जनादेश पूरी तरह से को पार्टनर पॉलिटिकल पार्टी जनादेश हमें पूरी तरह से स्वीकार्य है, लेकिन जनादेश का मतलब नहीं है कि असंवैधानिक कार्य आप लोग करेंगे। जनादेश हमें सर माथे पर है, लेकिन असंवैधानिक कार्यों के लिए आपको नहीं चुना गया। अनिला जी सुन लें और हंस लें आपकी बात पे, जिस तरीके की हंसी की बात तो आप करती हैं अनिला जी। अरे शांत रहिए। हंसी की बात तो आप करती हैं जो संविधान के हिसाब से नहीं चलना चाहती है, इस देश को मनुवाद मनुशास्त्र के हिसाब से चलाना चाहती है, जो कि बिल्कुल कतई मंजूर नहीं होगा। ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा, ये देश कानून के हिसाब से चलेगा, आपकी मनगढ़ंत बातों के हिसाब से नहीं चलेगा। उन्होंने तो ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। आपको पूरी जानकारी नहीं है जोश में होश मत खोइए, और आप यहाँ जोश में होश मत खोइए अनिला जी। संविधान बनाया गया था केवल और केवल हिंदू लोगों ने बनाया था। अनिला जी आपको शायद पता, आपको पता होगा, उसमें शायद आपको जानकारी नहीं है अनिला जी। जानकारी कर बैठा करिए पैनल पे, अनर्गल बात कर आप यहाँ पर सोच रहे हैं। अनिला जी शायद आपको जानकारी नहीं है, आप थोड़ा इतिहास पढ़ लीजिए और आपका भाषण अनिला जी, थोड़ा सा भारत का इतिहास पढ़ लीजिए। जो इस तरह से आप सांप्रदायिक बात यहाँ पर कह रही है कि एक समाज का कोई योगदान नहीं है, जरा जाके इतिहास की किताबों में झांक लीजिए और संविधान पढ़ लीजिए। जिस तरह की कम्युनल पॉलिटिक्स आप लोग करते हैं, समाज को बांटने की पॉलिटिक्स करते हैं। उत्तर प्रदेश में उतने प्रतिशत जो ठेके हैं हम मुसलमान भाइयों को देंगे हर जगह। अब्दुल हफीज गांधी जी, आप आपके पास आएंगे। अनिला जी को सुन लेते हैं। उनको दरवाजा दिखा दिया गया। तो जनाब अब्दुल हफीज गांधी जी आपकी बारी आएगी, आपके पास आएंगे। अनिला जी को सुन लेते हैं। अब्दुल हाफिज साहब, जनादेश जनता ने अनिला जी, लेकिन इतना बड़ा प्रचंड बहुमत लेकर आपको असंवैधानिक कार्य नहीं करने देंगे। तो जहां तक मैं ये कहना चाहती हूँ, समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार की राजनीति उत्तर प्रदेश में करी है, उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको उठाकर यहाँ से बाहर फेंक दिया है। जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकते थे, वो पार्टी को क्या संभालते, वो उस प्रदेश को क्या संभालते। अनिला जी ठीक है। अनिला जी लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। अनिला जी, आप लोगों ने अब उनका इस्तेमाल किया है। अनिला जी, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए कि जिस तरह का बहुमत यूपी में मिला है, कि अब उस बहुमत का फायदा ये उठाया जाएगा कि इस तरह के बयान आएंगे। सबसे बड़ी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है अनिला जी।
देखिए, मैं अपनी बात दोबारा दोहराऊंगी यहाँ पर। मैं बिल्कुल अबू जी, मैं अपनी बात यहाँ दोबारा दोहराऊंगी यहाँ पर। साध्वी प्राची जी शायद बेहतर तरीके से बता सकती थी कि उन्होंने इस प्रकार का स्टेटमेंट या बयान क्यों दिया। मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख सकती हूँ और ये वायदा कर सकती हूँ, जब से आप देख लीजिए, जब से सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, विकास जो है किस प्रकार से हो रहा है। हाँ, एक बात और मैं जोड़ दूं, अभय दुबे जी अभी यहाँ पर सिखा रहे थे नगर निगम के विषय में। पहली बात मैं इनको बता दूं, उत्तर प्रदेश का जहां तक विषय है, 1959 के एक्ट से गवर्न नहीं होता, 1951 के एक्ट से गवर्न होता है। और वहां पे जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं उसको देखना पड़ता है। और जो आपने 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स गिना दिए कि यहाँ पर बीजेपी के मेयर हैं, केवल वहां होना चाहिए, जी नहीं, यही नहीं, हर जगह होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य ये है कि साल दर साल यहाँ पर ऐसी सरकारें बनती रही कि जो कानून राज को स्थापित होने ही नहीं देना चाह रही थी। तो और जहां तक अभी ये बता रहे थे अभय दुबे जी साहब, जो बोल रहे थे कि भारतवर्ष से जो है बीफ का जो बफेलो मीट का जो सबसे यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ गया भारतवर्ष एक्सपोर्ट करने में, तो मैं इनका ज्ञान भी थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। इनकी जानकारी होनी चाहिए कि भारतवर्ष जो है वो कैटल में जो है नंबर 1 पे आता है पूरे विश्व में। तो अगर यहाँ पे बफेलो मीट का एक्सपोर्ट में ये नंबर 2 पे आ रहा है, तो आप ज्यादा इसमें ताज्जुब ना करें। लीगल स्लॉटर हाउसेस से लीगली अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसमें आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ठीक है कोई भी विषय हो, ठीक है अबू जी, ठीक है अभय जी आपका रिएक्शन जी। अभय जी बिल्कुल मुख्तसर में जवाब दे दीजिए, क्योंकि फिर तनवीर साहब के पास जाना और बेनीवाल जी जुड़े हुए हैं। ठीक है अभय जी। बिल्कुल मैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। एक तो ये देखिए, मैंने इसलिए कहा कि ये जो मेरे पास उत्तर प्रदेश का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है 1959 का, इसके सेक्शन 422 में जो लाइसेंस है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देना है, उसकी अथॉरिटी ये महापौर मैंने इसलिए गिनाए हैं कि उन पर एक्शन लीजिए अगर वो अवैधानिक गतिविधि में लगी। एक दूसरा, इन्होंने ऐतिहासिक संदर्भों में कोई बात की है 1962 की। आप पाकिस्तान की बात करती हैं साध्वी प्राची, या आपके नकवी साहब भी कहते हैं कि जो गाय का मांस खाना चाहता वो पाकिस्तान चला जाए। तो आपको एक में इतिहास की बात बता दूं कि लाहौर का जो प्रस्ताव पड़ा था फजलुल हक ने 1940 में, जब सुन लीजिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करवाया था। अरे आप सुन लीजिए प्लीज, आप 1962 नहीं कहा मैंने, 1976 जो फजलुल हक साहब थे जिन्होंने 1900, अच्छा ठीक है, तो सही तो बोलिए ना। फजलुल हक थे जिन्होंने लाहौर का प्रस्ताव, पाकिस्तान का पहला प्रस्ताव जो पढ़ा वो 1940 में फजलुल हक ने पढ़ा, और 1941-42 ने आपकी भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर कहे जाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने उस पाकिस्तान के लाहौर के प्रस्ताव, जो पाकिस्तान अलग बनाने की बात जिसने रिजोल्यूशन पास किया, उसके साथ सरकार बना ली। एक बात, जब आपके गृह राज्य मंत्री कहते हैं कैन समबडी स्टॉप मी, अबे दुबे जी, अनिला सिंह साहब का मांस खाता हूं, अबे दुबे जी, अनिला जी, देखिए फिर टॉपिक से हट जाएंगे, टॉपिक से हट जाएंगे। बिठाते हैं, अबे दुबे बताइए आप। नहीं अबे दुबे जी, देखिए टॉपिक से हट जाएंगे फिर। अब ना देखिए टाइम कम है। तनवीर जी, तनवीर साहब, ठीक है अनिला जी आते हैं, अनिला जी अभी आते हैं, अभी डिबेट शुरू हुआ है और फिर सबके पास जाना है। तनवीर साहब आप ये बताइए कि भाई जिस तरह के बयानात, जो मुतनाज़ा बयानात लगातार आ रहे हैं, चाहे वो 2-3 साल एनडीए हुकूमत दिल्ली में आई है, मरकज में आई है, उसके बाद से ही सिलसिला जो शुरू हुआ है वो यूपी में एक तरह से आते आते सिलसिला तेज हो गया और वो सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस तरह के बयानात को कैसे देखते हैं तनवीर साहब? लगातार बयानों की एक झड़ी लगी हुई है। देखिए, इस तरह के बयानात तो बड़े अफसोसनाक हैं, और अभी अनिला सिंह जी ने अपना पल्ला इस तरह झाड़ लिया ये कहकर के साध्वी हमारी कोई रुकन नहीं है या हमारी कारकुन नहीं है, हमारी वर्कर नहीं है। अगर वो वर्कर नहीं भी हैं तब भी अनिला सिंह जी साहब
इन प्रिंसिपल उसूली तौर पर यह कहना चाहिए था कि इस तरह के बयानात जो समाज को बांटते हैं, इस तरह के कोई शख्स की ज़बान से नहीं निकलना चाहिए, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो। तो इस तरह के बयानात से ना तो कोई विकास होगा ना तो फायदा होगा, बल्कि आप खुद इस तरह के बयानात देकर आप खुद इस तरह की चीजें पैदा कर रहे हैं। दूसरी चीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। अगर नहीं सुना है तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं, आई अपोलोजाइज। अगर आपने कहा है तो बड़ा अच्छा है, और बीजेपी के तमाम लीडरों को इस तरह की बातें कहना चाहिए और इस तरह के बयानात को, इस तरह के स्टेटमेंट्स को कंडम करना चाहिए। अगर आप कंडम करेंगे तो हम समझेंगे कि बीजेपी अब वाकई एक नेशनल पार्टी है, और बीजेपी को चाहिए कि वो सबको लेकर, सबको अकोमोडेट करके काम करें। देखिए, अगर कांग्रेस ने मुसलमानों का अपीजमेंट किया है तो आप उनसे हेट क्यों कर रहे हैं? आपकी जो लैंग्वेज होती है, आपका जो एटीट्यूड होता है, आपका जो रवैया होता है, उससे किसी भी मुसलमान को बड़ी तकलीफ पहुंचती है। वो ये समझता है कि बीजेपी हमको हेट करती है। हम समझते हैं, हम समाज में फिरते हैं, हम देखते हैं मैडम, हम समाज में फिरते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, सारे लोग यही कहते हैं कि साहब इनकी परिभाषा और इनकी जबान ऐसी ही होती है। आप देख लीजिए, रिकॉर्ड उठाकर चेक कर लीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आगे भी मत करिए आप, और अब भी मत करिए। एक चीज ये है। दूसरी चीज देखिए, लॉ एंड ऑर्डर यूपी का अब आपके हाथ में है। आपको चाहिए कि इस तरह की भाषा जो भी करता है उसको कानून के दायरे में लेके आए, कानून के दायरे में लाएं उनको, और उनके साथ जरूरी कार्रवाई करें। इस तरह अगर छोड़ देंगे तो फिर लोगों की जबान खुली रहेगी और वो जो चाहे मन में जो आए वो कहते जाएंगे, और इससे समाज में एक दरार पैदा होगी। तो बीजेपी को चाहिए कि एक जिम्मेदाराना पार्टी की हैसियत से वो अब अपना रोल प्ले करें और इस तरह के बयानों से अपने आप को दूर रखें। फिर ये पाकिस्तान हमेशा जो कहा जाता है, क्या पाकिस्तान के जरिए ही हम हुकूमत करेंगे यहाँ? क्या पाकिस्तान के जरिए बेनीवाल साहब बहुत वेट हमने आपको कराया है। एक धर्म गुरु के जरिए इस तरह के बार बार मुतनाज़ा बयानात देना, कैसे आप देखते हैं? इस तरह के बार बार बयानात आते हैं, वो भी एक धर्म गुरु के जरिए। अबू जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ ईटीवी उर्दू को, जो कि जो इन्हीं मुद्दों पर खासकर हमारे कश्मीर वाले इलाके में जो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है और जो एक बहुत डिस्टर्ब एरिया है, वो बहुत बड़े ध्यान से इस बात को देखते हैं। मैं सबसे पहले तो इन पैनलिस्ट सबको मैं कहना चाहूंगा, भले वो किसी पार्टी के हों, वो पहले तो संयम बरतें और अपनी एक दूसरे की हेटर्स की बात ना करके, एक दूसरे का दोष ना देख के, सबसे पहले ये समझें कि ये मुद्दा क्या है। देखिए, ये जो प्राची जी ने एक व्याख्या दिया है या ये इन्होंने स्टेटमेंट दी है, पाकिस्तान बन जाएगा, पहली बात तो मैं इसको बिल्कुल कंडेम करता हूं। ये ऐसा नहीं कहना चाहिए। पाकिस्तान कैसे बन जाएगा? आज एक मुल्क का वजीर आजम, मैं आप एक धर्म के गुरु के नाते हम आपको समझाता हूं, मुझे आप ये बता दीजिए, जब भगवान एक है और एक भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड में, अनंत कोटि देश के, अनंत कोटि प्रांत के, अनंत कोटि ब्रह्मांड के घरों में रहने वाले अनंत कोटि जीवों के संकल्प को याद करता है, नोट करता है और उनको कर्म फल देता है, तो वो मुझे बताइए हमें जाति भाषा में कहां से बांटता है? नंबर एक। नंबर दो, दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि आप मुझे बताइए, आज वजीर आजम के बारे में मैं भी सुन रहा था, एक पॉलिटिकली साहब है जिन्होंने कह रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ऐसी बातें कर रहे हैं और जो कि बांटने की बातें कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। हम संविधान से, हम अगर जो हमें आजादी है बोलने की, तो लेकिन कम से कम इस देश की जो संवैधानिक पीठ पे बैठे हुए लोग हैं, और खासकर प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति और दूसरे ओहदे पे चीफ मिनिस्टर, उनको तो कम से कम आज बखस दें। आज प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में 250 मुल्क हैं, मुझे आप बताइए, ट्रंप से लेके, जापान से लेके, इंडोनेशिया से लेकर सऊदी अरब तक, जितने अरबियन कंट्री हैं, वहां के किंग बुला के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि हम आपको पैसा देते हैं और आप अपना काम करिए, हम आपको जितना चाहे हम आपको फंडिंग देते हैं, आपके देश में, मुल्क में शांति करिए। वो शांति के दूत आए हैं, एक भी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया है जो देश को बांटने की बात हो। दूसरी बात, योगी जी की बात आ जाइए। योगी जी ने शपथ लेते ही सबसे पहले एक ही काम कहा है कि मैं इस देश में, इस प्रांत में 22 करोड़ आदमियों के तुष्टीकरण नहीं होने दूंगा। और देखिए, आप एक बात सोचिए, पाकिस्तान की जहां तक आप बात कर रहे हैं, ये गलत स्टेटमेंट है, लेकिन दूसरी बात समझिए आप बात,
पाकिस्तान तो अपने आप ही टूट रहा है। बलूचिस्तान देखिए, हम एक अखंड भारत की बात कर रहे हैं और आप जना खंड भारत की बात कर रहे हैं। खंड को करना चाहते हैं। पाकिस्तान को आज प्रधानमंत्री मोदी पूरे विश्व में ये दिखाना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को भारत में मिलाना चाहते हैं, और वो वाकई में मिलना चाह रहा है। आज देखिए, आज बलूचिस्तान में क्या हाल हो रहा है, पीओके में क्या हाल हो रहा है, गिलगिट में क्या हाल हो रहा है, आप उसको नहीं देख रहे हैं। पॉलिटिकली लोगों को ये संयम बरतना चाहिए। मेरी उनसे दरखास्त है, मैं किसी जाति धर्म से नहीं हूं, धर्म जाति शरीर के लिए है। ये कभी इंसान, लेकिन बेनीवाल जी इस तरह के बयान बार बार आते हैं। अकबर कहूंगा, बेनीवाल जी बार बार इस तरह के बयान आते हैं। संयम बरत के इस देश को अखंड बनाने की बात करिए, खंड बनाने की बात ना करिए। बेनीवाल जी, लेकिन बार बार इस तरह के बयान आते हैं। हैरानी की बात तो यही कि बार बार इस तरह के बयान आते हैं। बार बार ये बयानात आते हैं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अब मैं आपको ये बता रहा हूं, हम लोग योगी जी से भी बात करेंगे और प्रधानमंत्री जी से भी बात करेंगे, ताकि जितनी ये कट्टरपंथी, देखिए हर धर्म में कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि अपने धर्म को अपने आप समझते हैं कि यही धर्म है। ऐसा नहीं है, हम सबको समानता की दृष्टि से लेना चाहिए। धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। पहली बात तो धर्म का अर्थ कितने लोग जानते हैं, धर्म का मतलब क्या होता है। धर्म का मतलब तो केवल शरीर का धर्म होता है, आत्मा का कोई धर्म ही नहीं होता, ना कोई जात होती है। बिल्कुल बेनीवाल साहब, को समझेंगे नहीं तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बेनीवाल साहब, आपके बयान पे तो मुझे बस एक यही शेर याद आ रहा है कि उन्हें तो आदत है शर उठाने की, जहां हरम है वहीं सोमनाथ रखते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ब्रेक के उस पार आएंगे तो ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जहरीली बयानबाजी या फिर मुतनाज़ा बयानात, आखिर इस पर रोक कैसे लगे, इस पर लगाम कैसे लगे। पांचों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो आज हम बिग बुलेटिन में बात कर रहे हैं कि आखिर मुतनाज़ा बयानात का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो क्यों नहीं रुक रहा है, या इस पर लगाम क्यों नहीं लग रही है, आखिर इस पर पाबंदी क्यों नहीं लगती, या इस पर काबू आखिर क्यों नहीं पाया जा रहा है। पांच खास मेहमान हमारे साथ इस खास बुलेटिन में जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। अनिला सिंह साहिबा, आपके पास ही आना चाहेंगे। तमाम जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका रिएक्शन यही कि इस तरह के बयानात पर शिकंजा कसना चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए और लगाम लगाने की जरूरत है। अनिला सिंह साहिबा। नहीं, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत कई बार बहुत लोग जो हैं बेहद कड़वे बयान दे देते हैं। कई बार तो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर और ओवैसी और आजम खान साहब जो हैं जहर उगल देते हैं, और ऐसे ऐसे जहर उगलते हैं। अपनों को भूल गई। हम देखते हैं अनिला सिंह जी, अनिला जी, ये देखते हैं कि वीर सिपाही जो है किस प्रकार से अपने जान दे रहे हैं सरहद पे, वहां उसके ऊपर भी बयानबाजी कर देते हैं। तो मुझको लगता है कि संविधान ने हमको ये अधिकार दिया हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार जरूर दिया हुआ है, परंतु अच्छा ये रहेगा सभी धर्म के लोग और सभी राजनीतिक साध्वी प्राची की बात हो रही है, बयान दें और ऐसे बयान दें कि जो देश हित में हो। अनिला जी, साध्वी प्राची की बात हो रही, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं जो मौजूदा में है। जी बिल्कुल, मैं तो कह तो रही हूँ, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि जो साध्वी प्राची जी जो कह रही हैं, या वैसी जो कह रहे हैं, आजम खान जो कह रहे हैं, या दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं, या फिर मुलायम सिंह यादव जी ने जो किया है वो ठीक किया है, हैं? तो मैं कहना चाह रही हूँ, कोई भी हो, बयान ऐसे दिए जाएं जो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के हित में हो, उत्तर प्रदेश की। लेकिन अनिला जी सवाल ये उठता है, अनिला जी, उत्तर प्रदेश के वासियों के हित में हो। अनिला जी, सवाल ये उठता है कि 3 साल से सेंटर में आपकी हुकूमत है, 3 साल से सेंटर में आपकी हुकूमत है, कितनी कार्रवाई हुई है इस तरह के बयानात पर, गिना दीजिए आप। देखिए, ऐसा है, आप मुझे कानून बता दीजिए, किस कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो दे रखा है संविधान ने हमको, तो आप कुछ भी बोलिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यह है कि आप कुछ भी बोलिए। आपके अंदर नेशनलिज्म की भावना होनी चाहिए, सेकुलरिज्म की भावना होना चाहिए, और ये केवल कोई
ये केवल हिंदुओं के ऊपर ही नहीं लागू होता है, सभी धर्मों के ऊपर लागू होता है। बिल्कुल। जितने भी धर्म हमारे भारतवर्ष में हैं, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी ना करें तो बेहतर होगा। या फिर ऐसे राजनीतिक दल हैं जो हवा देते हैं ऐसी चीजों को और कहते हैं कि नहीं, हम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, समाजवादी पार्टी और बीएसपी जैसे लोग। तो ऐसा है, गिरेबान अपने गिरेबान में झांके। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विकास करने के लिए आई हुई है, वो हम करके दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब्दुल हफीज गांधी जी, अब्दुल हफीज गांधी जी और कांग्रेस जो है वो ठंडे बस्ते में जा चुकी है। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, अब्दुल हफीज गांधी जी, कार्रवाई के नाम पर कितने कितने सहमत है? अनिला जी का जो बयान है, सबसे पहले इस पर आपका बयान हम चाहेंगे। ठीक है, अभय दुबे जी, अभय दुबे जी, आप सुन रहे थे अभी अनिला जी को? जी 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 जी, जी क्या कुछ आप कहेंगे? दिग्विजय सिंह का उन्होंने नाम लिया, असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी या तमाम लीडरों का नाम लिया, प्राची का नाम उन्होंने नहीं लिया। नहीं, देखिए, कुछ नामों को उन्होंने छोड़ दिया, मैं याद दिला दूं, उनके स्मृति पटलों को चिन्हित कर दूं। ज्योति निरंजना 2014 में दिल्ली इलेक्शन के दौरान, गिरिराज सिंह, साक्षी महाराज, और इन्हीं की जो सांसद महोदया है किरण खेर साहब, उनके पतिदेव अनुपम खेर साहब ने योगी आदित्यनाथ जी के लिए क्या कहा था, कहें तो मैं टेप सुना दूं। एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा था कि इन सब की आवाजें बंद कर देनी चाहिए। अबू जी, बुनियादी सवाल ये है कि अगर इन सबको नियोजित रूप से संरक्षण वजीर आजम के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मिलेगा, और वो चाहेंगे कि पोलराइज करने के लिए ऐसी आवाजों को तरजीह दी जाए, क्योंकि आप देखिए उत्तर प्रदेश में उन्होंने अंततः अपनी चुनावी भाषणों में क्या कहना प्रारंभ कर दिया। जब किसान कहता था फसलों के दाम दे दीजिए, तो वो कहते थे कि शमशान और कब्रिस्तान ले लीजिए। जब वहां के लोग कहते थे कि हमको न्याय की मर्यादा की रक्षार्थ क्या आप देने वाले, तो वो कहते थे कि बूचड़ खानों पर लोगों को लड़ा दीजिए। तो ये जो लोगों को विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों के लोगों को एक गुलदस्ते के रूप में रखने की बजाय अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए ये चाहते हैं कि बंटवारा करते रहें, क्योंकि डिलीवरेबल्स नहीं है। बड़ी बात यह है कि परिणाम नहीं है इनके पास, सरकार के पास। और मैं आप अगर फिर कभी डिबेट रखें तो मिनिस्ट्री वाइज बता सकता हूं, और उत्तर प्रदेश के भी अभी जो हैं उसमें भी हम चर्चा कर सकते हैं कि ये डिलीवरेबल्स इनके पास नहीं है, इसलिए ये चाहते हैं कि इस प्रकार से बंटवारा लोगों के साथ करते रहें और उस आधार पर अपना राज कायम करते रहें। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि देखिए, जब इनके गृह राज्य मंत्री रिजिजू साहब क्या कहते हैं, मिजोरम का बयान देखिए, वो कहते हैं कि अगर मिजोरम जीसस की भूमि है, मैं यहां से ये बात कहता हूं, तो हिंदू राज्य हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात को क्या तकलीफ हो सकती है? वो अपना कानून अपने हिंदुओं के हिसाब से बनाए। उस बयान पर कोई आपत्ति नहीं लेता। वो कहते हैं कैन समबडी स्टॉप मी, मैं गाय का मांस खाता हूं, उस पर उनको बाहर नहीं करते, क्योंकि इनको इनके राजनीतिक दल के नेता हैं। लेकिन बाकी का अगर कोई स्टेटमेंट दे दे तो पोलराइजेशन की खातिर उस पर पूरा उन्माद देश में फैला देते हैं। और अनिला मुझे अभय जी मुझे ऐसा लगता है, इंडिया में बहुत सारे प्रावधान हैं जिनके, अभय दुबे जी मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरह के बयानात पर लगाम लगे, इस तरह के बयानात पर सख्ती हो, कार्रवाई हो, सजा मिले, तो शायद इस तरह के बयानात दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन इस तरह के बयानात आते हैं और उस पर काफी बहस होती है और बयानात खत्म हो जाते हैं, लोग भूल जाते हैं और दोबारा फिर से बयानात आना शुरू होते हैं। यानी कार्रवाई न होना सबसे बड़ी वजह है। क्या वाकई में कार्रवाई होनी चाहिए? भाई बिल्कुल सबसे बड़ी बात देखिए, ये तो ओथ ऑफ ऑफिस, जो मंत्रिमंडल में शामिल लोग अगर ऐसे बयान देते हैं तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को संदेश देने के लिए उनको बाहर करना चाहिए। उसकी अपेक्षा मौन सहमति दे देंगे तो फिर वो और आगे होकर ऐसे बयान देंगे, क्योंकि ये चाहते हैं नियोजित रूप से कि इस प्रकार का पोलराइजेशन करते रहें और चुनावों में जाते रहें। आप परिणामों की बात कीजिए, अपने काम का उल्लेख कीजिए और जनता के बीच में जाइए। यानी ये मनसूबाबंद साजिश का हिस्सा है। सब बातों को कर अभय दुबे जी, यानी ये मनसूबाबंद साजिश का हिस्सा है। बिल्कुल अबू जी, देख लीजिए, जहां भी
आप देख लीजिए जहां भी चुनाव स्टेट के पास आएंगे कि सरफेस पे ये बयानात प्रारंभ हो जाएंगे, उसके बाद सब कुछ ठंडा हो जाएगा। अगले इलेक्शन की प्रतीक्षा कीजिए, फिर जब स्टेट के इलेक्शन आने लगेंगे तो फिर ये इस प्रकार का ध्रुवीकरण प्रारंभ कर देगी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। तनवीर साहब आपके पास आना चाहेंगे, शायद अब्दुल हफीज गांधी जी का भी हमारे साथ जुड़ गए। अब्दुल हफीज गांधी साहब, अभी आपने अनिला सिंह साहिबा को भी सुना और इसके अलावा अभय दुबे जी, आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो बयानात आते हैं इस पर वाकई में कार्रवाई होनी चाहिए या कार्रवाई नहीं होती है, इस वजह से बार बार इस तरह के बयानात आते हैं? देखिए हुरैरा जी, मैं आपको एक साफ बात बता देना चाहता हूँ, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, कोई भी देश का नागरिक हो, अगर वो संविधान सम्मत बात नहीं करता है, अगर वो कानून के हिसाब से बात नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश के कानून में इस तरह के प्रावधान हैं, इंडियन पिनल कोड 1860 में इस तरह के प्रावधान हैं कि अगर दो समाजों को बांटने वाले बयान दिए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, FIR हो सकती है। सेक्शन 153A है, 153B है, 295 IPC है, इस तरह के और भी इस तरह के प्रावधान हैं जहां पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मैं एक बात यहां जोर से देके कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की कमी है, पॉलिटिकल विल की कमी है। 292 है, 293 है, 295 है, IPC में अबूजी बहुत से प्रोविजन है, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल इच्छा शक्ति है, जैसा दुबे जी ने कहा कि ये पोलराइज करना चाहते हैं। वरना अबू हुरैरा जी एक बात बताइए कि इतना प्रचंड बहुमत आने के बाद योगी आदित्यनाथ जी जैसे व्यक्ति जो पूरे के पूरे हेट स्पीचेस हैं, आप जरा यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए उनकी स्पीचेस, और उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ये पोलराइजेशन की राजनीति है, यानी कि देश के लेवल पर मोदी जी का चेहरा जो कि विकास का चेहरा दिखाया जाता है और दूसरी जगह पर एक पोलराइज्ड चेहरा लेकर आया जाता है। तो दोनों तरह की ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है। एक तरफ ये विकास का चेहरा दिखाना चाहते हैं और दूसरी तरफ ये हिंदुत्व का चेहरा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस तरह की पोलराइजेशन इलेक्शन में जरूरी होती है। और ये 2019 की तैयारी शुरू कर दी है इन लोगों ने। तो इनका काम कभी विकास का काम नहीं होता है, इनका काम कभी लोगों को फायदा पहुंचाना नहीं होता है। ये जैसे ही एक इलेक्शन मोड में से खत्म होते हैं, दूसरे इलेक्शन के मोड में चले जाते हैं। वरना ऐसा क्यों नहीं होता कि प्रधानमंत्री जी जो जरा जरा सी बातों पर ट्वीट करते हैं, इस तरह के जब बयानात आते हैं तो प्रधानमंत्री जी मेट्रो कहकर जो कि चली नहीं, एक्सप्रेस वे बिल्कुल नहीं कहते। मैं अनिला जी कह रहा हूं, अनिला जी मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी पार्टी, अनिला जी सुन लीजिए, अनिला जी पहले सुनने की आदत डालिए थोड़ा सा। साल तक अनिला जी सुनने की आदत डालिए। प्लीज डेवलप द हैबिट ऑफ लिसनिंग ऑल्सो। अरे प्रधानमंत्री, अनिला जी प्लीज डेवलप द हैबिट ऑफ लिसनिंग ऑल्सो। कांग्रेस की योजनाओं का फीता काट रहे हैं। हैबिट्स, आई थिंक यू लैक दिस। जिस प्रकार की पॉपुलैरिटी उनकी है, आप देख लीजिए, कोई भी चैनल खोल दीजिए उसमें योगी जी ही दिखाई देते हैं। तो योगी जी केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, मीडिया में भी बेहद पॉपुलर हैं और शायद यही चीज जो है बाकी पॉलिटिकल पार्टी से बर्दाश्त नहीं हो रही है। अनिला जी आप भी बहुत पॉपुलर हो जाएंगे अगर कम्युनल करें। ठीक है आते हैं अनिला जी लोग भी कम्युनल करेंगे, वो पॉपुलर होंगे ही। हमें समझ में आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी नेगेटिव। अनिला जी पूरी ईमानदारी से बताइए, क्या वाकई में 2019 की तैयारी है? ये क्या होता है, 2019 की तैयारी शुरू कर दी आप लोगों ने? सरयू नदी को लाल कर दिया था। बिल्कुल 2019 की तैयारी कर रहे हैं की बात का वो पार्टी जो है कम्युनलिज्म की बात कर रही है, हमें पाठ पढ़ा रही है। हमें नहीं मालूम है कि कार्यकर्ताओं के सर जो है। अनिला जी देखिए टाइम कम बचा। अनिला जी हमें कम्युनल सिखाएगी। अनिला जी सीधा क्यों नहीं कहती कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? होता है, अब आप देखिएगा उत्तर प्रदेश जो है कैसा विकास करेगा और क्या नहीं करेगा। ठीक है तनवीर साहब, ठीक है अनिला जी देखिए टाइम कम बचा। अनिला जी आपको तो महारत, अनिला जी टाइम कम बचा है। अनिला जी आपकी पार्टी और आपको कोई कम्युनलिज्म का पाठ नहीं पढ़ा सकता, आपको तो महारत हासिल है कम्युनलिज्म में। ठीक है गांधी भाई, ठीक है अनिला जी। तनवीर जी आपके पास आना चाहेंगे, बहुत कम टाइम आपको मिला है। जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, क्या वाकई में लगता है कि सेकुलर जो ढांचा है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है इस तरह के बयानात? जी बिल्कुल, मैं 4 बातें इसमें कहूँगा। ऐसे बयानात सेकुलर और पूरे नेशन के लिए बड़ा खतरा है, समाज के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये बहुत अहम मुद्दा है जिसको आपने रेस किया है। इसके मुतालिक बहुत कम बातें आई हैं। मैं 4 बातें कहूँगा मुख्तसर। नंबर 1 बात, उसी अनिला जी के बात को आगे बढ़ाऊँगा। अनिला जी ने कहा कि अपने गिरेबान में झांके, बहुत अच्छी बात कही जब उन्होंने ये एडवाइस किया है कि कांग्रेस और दीगर पार्टियाँ
अपने गिरेबान में झांकें, तो इसी तरह बीजेपी को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनके एमपी ने कारवार में क्या कहा हमारे स्टेट में, उसका उनको जायजा लेना चाहिए। हरियाणा में उनके एमएलए ने क्या कहा, उसका जायजा लेना चाहिए। ऐसी बड़ी लंबी लिस्ट है जिसका वो अपना जायजा लें। तो पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज ये संयम बरतें और एक ब्रेक लगाएं ऐसे लीडरों पर जो वोट बैंक के लिए हेट पॉलिटिक्स को प्रमोट करते हैं। नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज, बेनीवाल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि मजहबी जो गुरु हैं वो आगे आना चाहिए, और जब भी इस तरह की हेट स्टेटमेंट दिए जाते हैं, नफरत फैलाने वाली बातें होती हैं, तो दूसरे जो मजहबी गुरु हैं उनको चाहिए कि वो आगे आएं और बताएं कि साहब ये हिंदुइज्म में नहीं है, इस तरह की बातें वैदिक रिलीजन में नहीं है। जहां तक इस्लाम की बात है, इस्लाम कुरान बहुत ही क्लियरली मुसलमानों को रोकता है, अब्सटेन करता है। कुरानी आयात हैं कि तुम दीगर मजहब के लोगों और उनके धर्म गुरुओं पर इल्जाम मत लगाओ, बुरा भला मत कहो, नफरत ना फैलाओ। तो ये बहुत ही क्लियर है हमारे पास। तो इस तरह धर्म गुरु आगे आना चाहिए और इन बातों को रोकना चाहिए। ये दूसरा डोमाइन है। तीसरा लेवल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बहुत ही सक्रिय रहना है और वो बिना पॉलिटिकल प्रेशर के ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी है। आईपीसी की बहुत सारी धाराओं का जिक्र हुआ। आखिरी जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे लोगों को जो इस तरह के कम्युनल स्टेटमेंट देते हैं उनको मीडिया एक्सपोज करना चाहिए और इस तरह उनको पेश करे कि फिर वो रुक जाएं और वो ये समझें कि इस तरह के अगर हम बयानात देते हैं तो हमारी इमेज बनती नहीं है बल्कि हमारा ग्राफ डाउन होता है। और फिर समाज जो है इसका प्रॉपर रिएक्शन दे, संयम बरते, पेशेंस इख्तियार करें। मुझे खुशी है कि मुसलमान जो है ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, पेशेंस के साथ सुन रहे हैं। बस इस तरह अगर हम 5 लेवल पर काम करेंगे तो नफरत फैलाने वालों को शिकस्त होगी। नफरत फैलाने वाले मुल्क के लिए खतरा और सेकुलर जो ताना बाना उसके लिए खतरा। इस तरह के बयान पर कैसे रोक लगाई जाए? राजनीतिक विश्लेषक करके बैठे हुए हैं या धर्म विश्लेषक करके बैठे हुए हैं? तरीका है। अनिला जी सुन लीजिए, अब टाइम कम बचा है। मेरे देखिए मेरे संपर्क में, हमारे संपर्क में मौलाना साहब, अभी भी आपके स्टूडियो में बैठा हूं तभी भी वहां से यूपी से कुछ मौलाना मेरे से बात करना चाह रहे हैं। अच्छा। और मेरे से मिले भी हैं। हम लोगों में कोई मतभेद नहीं है। नहीं, धर्म गुरु जो इस तरह से बयान देते हैं, जो रिलीजियस लीडर इस तरह से बयान देते हैं, उन पर कैसे रोक लगाई जाए? देखिए अगर देखिए मैं रोक लगाने की जहां बात करूं तो मुझे बताइए, देखिए बिल्कुल इस बयानात को हम गलत कहते हैं। अब अगर बयानात की बात करेंगे तो अच्छा, ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड ने भी कहा फला को दे दो। अभी ये आपके पेनल कोड गिनाए जा रहे थे, हमारे कुछ नेता लोगों ने गिनाए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा जाति के नाम पे आप वोट ले नहीं सकते, और जबकि सरेआम जामा मस्जिद से फतवा दिया गया है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड में कहा गया है, हमारी बहना मायावती जी ने सरेआम कहा मुस्लिम हमें वोट दे। ये गलत है। ये सब जगह से हम कंडेम करना चाहेंगे। ये हमारी अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स है इसको कृपा करके हटाइए। धर्म के राजनीति के नाम पे आप बंटवारा ना करिए। और इसका एक ही तरीका इलेक्ट्रोल रिफॉर्म होनी चाहिए हमारे देश में। हर 2 महीने में तो इलेक्शन आ जाते हैं, उसके बाद खुश करना, दोनों तरफ पार्टियों को खुश करना है। इनको खत्म करने के लिए हमें इलेक्ट्रोल रिफॉर्म में, जैसे दुनिया में है, अमेरिका में इलेक्शन हुआ तो ट्रंप ने कहा ओवर, पहली स्पीच में कहा इलेक्शन खत्म, अब हम भाईचारे देश की बात करेंगे। तो देखिए, आइए, आज प्रधानमंत्री जी भी चाह रहे हैं कि हम अपने देश की बात करें, आज योगी जी भी ये चाह रहे हैं हम अपने देश की बात करें, लेकिन हम आपस में इन सब बातों से ऊपर उठ के और फिर हमें आगे आना चाहिए और समाज को बांटने की बजाय यानी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अनिला जी 10 सेकंड में आप यकीन दहानी करा दीजिए कि प्राची के खिलाफ, ये प्रशांत भूषण या इस तरह के लोग जो भी हालिया दिनों में बयानात आए, उनके खिलाफ कदम उठाएगी आपकी सरकार, यूपी में हो या सेंटर में हो? नहीं, देखिए ऐसा है कि सरकारें जो हैं, चाहे वो यूपी की हो, चाहे वो केंद्र की हो या किसी भी प्रदेश की हो, वो वही कर सकती हैं जो कानून कहता है। कानून का राज चलता है। यहाँ पर कोई व्यक्तिगत तरीके से हम विंडेक्टिव नहीं हो सकते हैं। तो मैं केवल निवेदन और विनती ही कर सकती हूँ, दरखास्त कर सकती हूँ कि कोई भी इस प्रकार के बयान ना दे कि जो कि किसी के धर्म को आहत समाज को तोड़ने वाले। कोई भी धर्म का व्यक्ति हो सकता है, एक दूसरे के धर्म पे अगर छीटाकशी
करेंगे तो शायद वो बिल्कुल गलत होगा। और अभय जी, जाते जाते कह जाऊं, अभी आप देख लीजिएगा दिल्ली में जो एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं ना, वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चलिए ये अनिला जी, ये तो वक्त बताएगा। अनिला जी कामयाब नहीं होंगे, हर बिल्कुल बिल्कुल अनिला जी, चलिए ये तो वक्त बचाएगा। अब टाइम नहीं बचा है। बिल्कुल अनिला जी, बिल्कुल बिल्कुल अभय दुबे जी, अब ये तो टाइम बताएगा भाई दिल्ली में कौन एमसीडी में कौन जीतता है, कौन हारता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं बचा है। तमाम पैनलिस्ट का, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।